दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल रियलिटी पर बात करने वाले हैं जो पिछले 75 सालों में तस्वीरों और जज्बाती नारों से आगे निकलकर एक इंतहाई ठोस और पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक हकीकत बन चुकी है। बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की। ये सफ़र वाकई कोई आम सफ़र नहीं रहा और आज हम इन्हीं बदलते हुए हक़ाइक़ का गहरा जायज़ा लेंगे। तो चलिए सीधा इस बुनियादी मसले की तरफ आते हैं। सोचिए ज़रा, क्या होता है किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का जब उसका बिल्कुल साथ वाला हमसाया सिर्फ एक उभरती हुई ताकत ना रहे बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाए। ये वो बुनियादी सवाल है जो इस वक्त हर बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले के मरकज़ में है। जब पड़ोसी अमेरिका जैसी ताकतों के मुकाबले में खड़ा हो तो पॉलिसी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रह सकती। इस पेचीदा सूरत हाल को समझने के लिए हम आज 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, पड़ोस में एक सुपर पावर की मौजूदगी। दूसरा, 2011 के बाद बदलते इत्तेहाद। तीसरा, सीपैक और दाखिली सलामती के हक़ाइक़। चौथा, हिकमत अमली का तवाज़न। और आखिर में खित्ते में भारत का किरदार। सबसे पहले बात करते हैं इस हकीकत की कि पड़ोस में एक सुपर पावर का होना आखिर कैसा होता है। कहा जाता है कि जोग्राफिया किसी भी मुल्क की किस्मत तय करता है और ये यहाँ बिल्कुल सच साबित होता है। तारीखी तौर पर अमेरिका से दूर होने की वजह से लचकदार ताल्लुकात रखना और तरजीहात बदलना आसान था, लेकिन जब आपका बॉर्डर एक ऐसी ताकत से मिलता हो जिसके आलमी अज़ाइम हो तो इन्हिसार यानी डिपेंडेंस नागुज़ीर हो जाती है। ये चीज़ स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। 2011 के बाद इत्तेहाद किस तरह तेज़ी से बदले। सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर के दौर में सीटो और सेंटो जैसे बुनियादी मुआहदे थे, लेकिन फिर 2011 का साल आया। मई में उसामा बिन लादेन ऑपरेशन और नवंबर में सलाला बॉर्डर वाक़ये ने वाशिंगटन के साथ ट्रस्ट डेफिसिट को इंतहाई बढ़ा दिया। नतीजा ये निकला कि इस्लामाबाद ने फैसला कुन अंदाज में सीपैक का आगाज़ किया और बीजिंग के साथ अपने ताल्लुकात को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। इन सब वाक़यात के बावजूद वाशिंगटन को मुकम्मल तौर पर छोड़ा नहीं गया। इसके बजाय एक इंतहाई नाजुक बैलेंसिंग एक्ट शुरू हुआ। एक तरफ चीन से दिफाई तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रैटेजिक कवर मांगा गया, तो दूसरी तरफ मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अभी भी मगरबी निज़ाम और मालियाती अदारों पर इन्हिसार बरकरार रखा गया। ये वाकई जियोपॉलिटिक्स की रस्सी पर चलने जैसा है। तीसरा हिस्सा, सीपैक और सलामती से जुड़े नए और हसास हक़ाइक़। अगर गौर किया जाए तो बीजिंग के लहजे में एक खामोश लेकिन बहुत गहरा बदलाव आया है। पहले बात होती थी सदाबहार दोस्त या ऑल वेदर फ्रेंड की, जहां अजीम माशी वादे और जज्बात शामिल थे। अब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी अब दोस्ती सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि हकीकी हुदूद और ठोस मुफादात पर मबनी है। और ये नया हकीकत पसंदाना इत्तेहाद अब सिर्फ कागज़ की हद तक नहीं रहा। बात अब सिर्फ सड़क बनाने की नहीं है। ये हथियारों की मुश्तरका पैदावार, काउंटर टेररिज्म, ज़राअत और सबसे अहम बहरी फ़ौज की बेमिसाल जिद्दत और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी ठोस और इदाराजाती चीज़ों में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस सब में एक बड़ा चैलेंज और तनाव भी उभरा है। चीन की जानिब से बर्दाश्त का पैमाना अब इस बात से तय नहीं होता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। दाखिली सलामती अब वाकई इन ताल्लुकात का सबसे हसास तरीन पहलू बन चुकी है। एक और दिलचस्प हकीकत सुनिए। इतने गहरे होते हुए ताल्लुकात और ख़ुद मुख्तियारी की मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद चीन और पाकिस्तान के दरमियान नेटो जैसी कोई रस्मी दिफाई गारंटी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगरचे इन्हिसार बढ़ रहा है, लेकिन किसी वसी तर अस्करी बहरान में खुद ब खुद दिफा की कोई फॉर्मल पाबंदी मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक रियलिटी है। चौथा पहलू, इस हिकमत अमली और इन्हिसार को बैलेंस कैसे किया जाए ताकि वाशिंगटन मुकम्मल नाराज़ ना हो। अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बचाने और किसी एक कैंप में मुकम्मल फंसने से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। खलीज और मिडल ईस्ट में उभरती हुई मिडिल पावर्स जैसे सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र के साथ दिफाई और डिप्लोमेटिक इत्तेहाद अब स्ट्रेटेजिक लचक बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हो गए हैं। और आखिर में पांचवा हिस्सा,
اس ساری اسٹریٹجک ٹرائنگل میں خطے کے اندر بھارت کا آخر کیا کردار ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ چین کے پاس خطے میں اسٹریٹجک برتری یعنی انڈیا کارڈ موجود ہے، لیکن تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہے کہ نیو دہلی کو چین کے ساتھ کبھی بھی ویسی ایکسکلوزیو دوستی یا اتحاد بنانے میں سخت رکاوٹوں کا سامنا رہے گا جیسی ان کی تاریخی طور پر رشیا کے ساتھ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا اپنا جیو اکنامک ڈی این اے فطرتی طور پر مغرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ریالٹی خود بخود بھارت اور چین کی قربت کو لمٹ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں غیر ارادی طور پر ہی صحیح وسیع تر علاقائی مقابلے میں ایک ڈپلومیٹک مارجن مل جاتا ہے جہاں مزید کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ایکسپلینر کو ایک بہت ہی اہم اور چبھانے ہوئے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اس ساری کمپلیکس بیلنسنگ کو دیکھتے ہوئے جب ایک عالمی سپر پاور اپنی سرمایہ کاری کے لیے مکمل حفاظت چاہتی ہو تو آنے والے وقتوں میں وہ اپنے اس ہمسائے کو کس نظر سے دیکھے گی جو مسلسل اس کے سب سے بڑے رائیول یعنی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے؟ کیا یہ توازن طویل عرصے تک چل پائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔ امید ہے اس تجزیے نے ان حقائق کو بہتر سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ خدا حافظ۔